नमस्कार। उत्तराखंड अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निमिष सिन्हा और चले इस वक्त उत्तराखंड की खबरों पर हम नजर डालेंगे। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार को तीसरे दिन 3 बजे स्थगित हुआ। वहीं सत्र समाप्ति के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रेस वार्ता कर सत्र की कार्यवाही की जानकारी दी। सुनिए क्या कुछ कहा संसदीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने। तानाशाही की सरकार नहीं तो बता दें आपको कि संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र शुक्रवार को तीसरे दिन 3 बजे ये सत्र जो है वो स्थगित कर दिया गया। वहीं सत्र समाप्ति के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस सत्र की कार्यवाही की जानकारी दी। बता दें आपको, उन्होंने जानकारी देते हुए कई सारे अहम मुद्दों के बारे में बातचीत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कई सारे संसदीय सत्र के बारे में उन्होंने जानकारी दी। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार को तीसरे दिन 3 बजे ही स्थगित कर दिया गया। बता दें, सत्र की समाप्ति के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खास बातचीत की। किसान विरोध। देखिए, मैं अपने सदन के तमाम सदस्यों का बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ जो 3 दिन का सदन आहूत किया गया था। उसमें जो 8 विधेयक हमारे द्वारा लाए गए थे, जिसमें 2 विधेयकों पे प्रवर समिति को सौंपा गया है और शेष विधेयक पारित हुए, यानी कि वो एक्ट का स्वरूप ले गए। मैं इसके लिए पूरे सदन के तमाम साथियों का धन्यवाद कर रहा हूँ, लेकिन दुख के साथ कह रहा हूँ कि विपक्ष उसमें शामिल नहीं था। हम चाहते थे कि पूरा विपक्ष हर बिंदु पे विस्तारवार चर्चा करे। सदन में जिस प्रकार से हम लोग विधेयक लाते हैं तो चर्चा का हम लोग चाहते हैं कि हर व्यक्ति उसमें अपना विचार रखे, उसमें कुछ संशोधन हो, लेकिन वो उपस्थित नहीं थे, सच्चाई सुनना नहीं चाहते थे और वो सदन का बहिष्करण कर गए। लेकिन फिर भी मैं उनका भी धन्यवाद कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे सदन का बहुत सम्मानित हिस्सा है और कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई है। लेकिन इस सदन में 2 विषय मुख्य रूप से हमने जो पारित किया वो मैं आपके संज्ञान में ला रहा हूँ कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण देने का काम जो किया, उसका सदन ने एक मत से उनका धन्यवाद किया है, सरकार का धन्यवाद किया है। माननीय राज्यपाल जी ने जो स्वीकृति प्रदान की, उनका धन्यवाद किया है। और आपदा के विषय में जिस प्रकार से केंद्र ने एक हमारे ऊपर बहुत बड़ा, यदि मैं कहूं कि एक आशीर्वाद दिया है, हमें एक बहुत बड़ा उसने हमें सहयोग प्रदान किया है, वरदान जैसा दिया है। मैं माननीय मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, केंद्र सरकार का पूरे उत्तराखंड की ओर से धन्यवाद दे रहा हूँ। जहां हमें कुछ नहीं मिलता था, वहां आज हमारा केंद्र सरकार उसमें हमें सहयोग प्रदान कर रहा है। कुछ स्कूलों में उनके क्षतिग्रस्त होने पे कुछ पैसा नहीं देते थे किसान विरोधी। तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे और सीएम धामी शुक्रवार को खनसर और चमोली के दौरे पर रहे। इस दौरान श्री कृष्ण जन्माष्टमी महाकौथिग मेले का शुभारंभ किया गया। सीएम ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की और साथ ही प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना भी की। बता दें, कौथिग में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जहां लोगों ने सीएम धामी का स्वागत किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि सनातन संस्कृति के संवर्धन के लिए समर्पित है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बता दें कि मामला दिनेशपुर के मोतीपुर वार्ड नंबर 2 का बताया जा रहा है, जहां पर एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने 112 नंबर के माध्यम से दिनेशपुर पुलिस को सूचना देते हुए मृतक की पत्नी और सास पर हत्या का आरोप लगाया है। सूचना पाकर सैकड़ों ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए और मृतक की पत्नी पर भड़क गए, जिसके बाद मौके पर पहुंचे रुद्रपुर सीओ निहारिका तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले की
गहराई से जांच की जा रही है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं दिनेशपुर पुलिस टीम द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रुद्रपुर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल ग्रामीणों के आरोप के बाद पुलिस पूछताछ के लिए मृतक की पत्नी और सास को दिनेशपुर थाने ले गई है। देखिए, यहाँ पे सूचना प्राप्त हुई थी दिनेशपुर के मोतियापुर क्षेत्र में कि यहाँ पर एक व्यक्ति की बॉडी मिली है संदिग्ध हालातों में, जिसका नाम भोला है। तो यहाँ पर हमारा पुलिस बल पहुँचा है, उसने बॉडी को कब्जे में लिया है और इसमें पोस्टमार्टम करके जांच की जाएगी हत्या या फिर मौत के कारणों की। मैडम, गांव के लोग हत्या की आशंका जता रहे हैं और आरोप भी लगा रहे हैं, क्या उसमें क्या कुछ कहना है? नहीं, इसमें अभी कोई भी स्पष्ट या कोई भी पुष्टि नहीं कर सकते हैं। जो भी पोस्टमार्टम पंचायतनामा के बाद जो भी पता चलेगा उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। वहीं उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश ने खूब कहर बरपाया है। बता दें, कई जगह बादल फटने से तबाही मची है। चमोली जिले के थराली में पिंडर नदी के तेज बहाव में 200 साल पुराना शिव मंदिर भी बह गया। वहीं भारी बारिश के कारण देवाल में हरनी बोरागाड़ गदेरे पर बना स्टील गार्डर पैदल टूट गया। बता दें, जिले में बीते रात हुई भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं लगातार बारिश होने से हाईवे जगह जगह बाधित हो गए, जिससे आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नंदप्रयाग, छिनका, गुलाबकोटी, पगला नाला और कंचनगंगा के पास मलबा आने से बाधित हो गया है रास्ता। वहीं थराली में पिंडर नदी के तेज बहाव में 200 साल पुराना शिव मंदिर भी बह गया। वहीं देवाल ब्लॉक के हरनी बोरागाड़ गदेरे पर बना स्टील गार्डर पैदल टूट चुका है और टिहरी में बादल फटने से बढ़ा केदार क्षेत्र के गेनवाली गांव में भूस्खलन से स्कूल भवन को नुकसान पहुंचा है। अगली खबर मसूरी से आ रही है। मसूरी में देर रात हुई भारी बारिश से धनौल्टी राष्ट्रीय राजमार्ग 707A गुरु राम राय स्कूल के पास भारी भूस्खलन हुआ, जिसके कारण स्कूल बंद करना पड़ा। तो वहीं सड़क के दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम लग गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रास्ता बंद होने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी जेसीबी के साथ मौके पर पहुंचे और करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद रास्ते को खुलवाकर यातायात के लिए सुचारू किया गया। वहीं बता दें, मसूरी में कई जगह मलबा आने से यातायात बाधित हुआ है, जहां लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों जेसीबी के माध्यम से सड़क पर आए मलबे को हटाने का काम कर रहे हैं। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद यातायात को सुचारू किया गया। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। उत्तराखंड सहकारी डेयरी प्रशिक्षण संस्थान लालकुआं में मार्केटिंग और उपार्जन अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश सिंह बोरा ने संचालित योजनाओं और गतिविधियों की जानकारी के बारे में बताया कि इस अवसर पर प्रभारी प्रशासन विपणन संजय सिंह भाकुनी को कार्यक्रम में उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन द्वारा पहला स्थान मिलने पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा द्वारा पुरस्कृत किया गया। दुग्ध संघ के अधिकारी और पदाधिकारियों ने उन्हें शॉल और फूलों की माला और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि दुग्ध संघ उपभोक्ताओं के बीच अपने गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के लिए जाना जाता है। हमने 1 करोड़ 51 लाख रुपए पिछले वर्ष दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य अंतर दिया था, बोनस के रूप में दिए थे। उसको हम 2 करोड़ 1 लाख रुपए हमने स्वीकृत कर दिए हैं अपने लाभ में से। आगे 2 करोड़ 1 लाख रुपए हम अपने उत्पादकों को देंगे। साथ ही जो हमारे कामगार हैं, जो बहुत विषम परिस्थिति में 2 साल में प्रयास करेंगे। हम सब के लिए हर्ष का विषय है। हम सब के लिए नहीं, प्रदेश के लिए भी गौरव की बात है कि नैनीताल दुग्ध संघ उत्तराखंड प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ दुग्ध संघ घोषित हो रहा है। निरंतर हमारे उत्पादकों, उपभोक्ताओं, कर्मचारियों, अधिकारियों और प्रबंध कमेटी के सहयोग से 2018 से संस्था निरंतर दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रही है। मैं उसके लिए
अपने सभी अधिकारी कर्मचारियों को, प्रबंध कमेटी को, दुग्ध उत्पादकों को और आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आज का जो मुख्य विषय था, हमें अभी प्रदेश स्तर पर मार्केटिंग की समीक्षा हुई और पूरे प्रदेश में श्री संजय सिंह भाकुनी को सबसे अधिक दूध और दुग्ध पदार्थ बेचने पर प्रदेश में पहला स्थान मिला। ये नैनीताल दुग्ध संघ के लिए गौरव की बात है और उस सब में हम सब ने निर्णय लिया कि एक सम्मान हम जनपद स्तर पर भी इस ट्रेनिंग सेंटर में संजय भाकुनी जी का करें। वो आज उपार्जन, विपणन कार्यालय सहित सभी अनुभाग के लोगों ने यहाँ पर भाकुनी जी का सम्मान इस आशय के साथ करा कि आज मार्केटिंग में हम प्रदेश में प्रथम आए हैं, तो हो सकता है कि आने वाले 2 माह 4 माह में हम उपार्जन में भी प्रथम स्थान तो है ही, लेकिन एक उत्कृष्ट स्थान हम प्राप्त करें, क्योंकि आज 13% की ग्रोथ है और इसको हम 25% तक ले जाना चाहते हैं। उसके लिए एक महत्वपूर्ण बैठक भी हमारी यहाँ पर हुई है। मुझे उम्मीद है कि आप सब सम्मानित पत्रकार गणों के सहयोग से हमारी संस्था को आगे बढ़ाने में निरंतर सहयोग रहा है और मुझे उम्मीद है कि इस आंचल ब्रांड को प्रदेश का जो सर्वश्रेष्ठ ब्रांड बनाने की माननीय मंत्री दुग्ध विकास श्रीमान सौरभ गुणा जी की पहल है, उसमें आप सबका जो समय समय पर सहयोग मिलता है। मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर शीघ्र ही हम आंचल ब्रांड को प्रदेश ही नहीं, प्रदेश से बाहर के ब्रांडों में भी अग्रणी बनाएंगे। ये सब हमारी टीम भावना से हमारे अधिकारी कर्मचारी और प्रबंध कमेटी करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। तो हम आने वाले 2 साल में प्रयास करेंगे कि हम 1.5 लाख लीटर दूध नैनीताल दुग्ध संघ में उपार्जन करेंगे। अगली खबर श्रीनगर से आ रही है, जहां के संयुक्त उपजिला अस्पताल में बीते 6 माह से स्त्री रोग विशेषज्ञ छुट्टी पर हैं। ऐसे में इलाज के लिए अस्पताल पहुंच रही महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल अस्पताल में वर्तमान में 2 डॉक्टर नियुक्त किए गए हैं, लेकिन इनमें एक लेडी डॉक्टर छुट्टी पर है, जबकि दूसरी डॉक्टर ने अब तक अस्पताल में ज्वाइनिंग नहीं की, जिसका खामियाजा महिला मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं बेस अस्पताल श्रीनगर में पहले से ही 4 जिलों के मरीजों का बोझ है, इसलिए अधिकतर महिलाओं को इलाज के लिए देहरादून और ऋषिकेश की दौड़ लगानी पड़ती है। बता दें, संयुक्त उपजिला अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर गोविंद पुजारी ने बताया कि गर्भवती महिलाएं तो ओपीडी में आ रही हैं और सामान्य डिलीवरी भी की जा रही है, लेकिन अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी नहीं हो पा रही है। ऐसे में मरीजों को दूसरी जगह इलाज के लिए जाना पड़ रहा है। जी हाँ, ये बड़ी शर्म की बात है। हम महिलाओं के लिए विशेषकर बोलूँगी, क्योंकि वहाँ पर जो हॉस्पिटल है वहाँ पर महिला डॉक्टर नहीं है और हम महिलाएं जो है, हमारे साथी महिलाएं जो है प्रसव के लिए जो है श्रीनगर आती हैं, ये सोच के मन ये बना के कि वहाँ पे अच्छे डॉक्टर हैं और अच्छी सुविधाएं हमको मिल सकती हैं, लेकिन जो वो सोचती हैं उनके हिसाब से वो काम नहीं होता है। चाहे आप पौड़ी लगा लो, टेहरी लगा लो, रुद्रप्रयाग लगा लो, चमोली लगा लो, सबका एक सेंटर प्लेस में हॉस्पिटल है श्रीनगर। और जब हम महिलाएं वहां जाती हैं, एक छोटे से चाहे कोई भी दर्द हो या कोई परेशानी हो, उसके लिए वो महिलाएं हॉस्पिटल पहुंचती हैं तो वहां पे महिला डॉक्टर नहीं होती है, तो बड़ी निराशा उन महिलाओं को होती है जो वहां पे जाती हैं। तो और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे वहाँ पर उस क्षेत्र में डॉक्टर नहीं है, जिस क्षेत्र में हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह जी का क्षेत्र वही है, और बड़े बड़े वादे वो करते हैं, तो बड़े बड़े वादे सुन के टीवी में देख के इधर उधर न्यूज़पेपर पढ़ के तो महिलाएं वहाँ जाती हैं इस सहारे को लेकर कि हमारी अगर डिलीवरी हो रही है तो वहाँ पे बहुत अच्छे से हो जाएगी और महिला हमें बहुत अच्छी सी सुविधा मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो हम महिलाएं तो घोर विरोध करती हैं इस बात का कि क्या करना हमने ऐसे स्वास्थ्य मंत्री का जहाँ पर एक महिला डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। पेशेंट तो हमारे पास ओपीडी में आ रहे हैं और हमारे एमओ जो है वो तो देख रहे हैं, लेकिन बात यह है कि लोग चाहते हैं कि कहीं डिलीवरी होने पे, कहीं ऑपरेशन होने वाली बात है तो उसमें लोग यहाँ से अन्यत्र चले जा रहे हैं। गायनेकोलॉजिस्ट की अभी हमारे वहाँ पोस्टिंग हुई है अभी, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, जबकि उसके साथ में जो पैथोलॉजिस्ट थे सीएम ऑफिस वो आके ज्वाइन करके ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन गायनेकोलॉजिस्ट ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। इस तो पोस्ट भी एक जो हमारी परमानेंट गायनेकोलॉजिस्ट थी
वो पिछले 6 महीने से एब्सेंट ही चल रही है। और उन्होंने कि बिना वेतन के मुझे छुट्टी दीजिए उसके लिए भी अप्लाई किया था, लेकिन वो तो हमने उसके जो एप्लीकेशन है उसको डीजी ऑफिस में फॉरवर्ड कर दिया है। और एक का भी जो पीजी करके आई है उसका अपॉइंटमेंट यहाँ के लिए हुआ है, लेकिन अभी तक उसने ज्वाइन नहीं किया है। अगली खबर पौड़ी से है, जहां पौड़ी से नौकरी की तलाश में बहेली गांव से हरिद्वार गया एक 21 साल का युवक सचिन बीते 2 महीने से लापता बताया जा रहा है। परिजनों ने 2 महीने पहले पुलिस को मामले पर तहरीर भी दी और युवक की गुमशुदगी रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, लेकिन 2 माह बीत जाने के बाद भी पुलिस युवक को नहीं खोज पाई है, जिससे परिजन और ग्रामीण हताश होकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। युवक की मां ने बताया कि 2 महीने पहले उसका बेटा अपने दोस्त के कहने पर हरिद्वार नौकरी के लिए गया था। इसके बाद से ही युवक का फोन बंद है। परिजनों को शक है कि उनके बेटे के साथ कोई अनहोनी न घटी हो। वहीं बता दें कि ग्रामीणों को संदेह है कि युवक किसी ट्रैप में फंस चुका है। पुलिस ने बताया कि युवक के खाते से कई बार पैसे निकाले गए हैं और ये पैसे अलग अलग लोकेशन से निकाले जा रहे हैं। पुलिस का दावा है कि जिन बाहरी शहरों से पैसे निकाले जा रहे हैं उनके सीसीटीवी पर भी युवक ही पैसे निकालते दिखाई पड़ रहा है। परिजनों ने युवक को जल्द खोजने की मांग पुलिस से की है। उसका फोन बंद बता रहा है, 27 तारीख को हुआ। उसके बाद उसने कहा कि मम्मी मैं घर आ रहा हूँ, 28 को या 29 को मैं घर आ सकता। और वो देखो तो 27 तारीख को उसका फोन बंद बता रहा है। ये तो ऐसे नहीं बोलता बोला कि मैं घर आ रहा। और क्यों बोलता, अगर मैंने उसको तो 27 तारीख को फोन किया उसको, तो 2 तारीख को फोन किया, तो अगर वो ऐसा छुपाता मेरे से तो फोन ही नहीं करता। तो उसने शायद 3:44 में मेरे को फोन कर रखा शाम को कि मैं घर आ रहा हूँ। और परसों या कल परसों आ रहा था, मतलब 28 को 29 को मैं घर आ। और वो 27 तारीख को उसको फोन बंद बता रहा रात को। किसके साथ आपका बालक गया था, क्या कुछ सूचना उसने दी थी? किसी को हरिद्वार से गया, वो एक लड़के ने उसको फोन किया और उसके जरिए गया वो। और वो लड़के कह रहे कि यहाँ से चले गए। अब पुलिस उनको तो पकड़ नहीं गई। अब हमें तो उन्हीं पे शक है। बस उसको किसी को ना उसको किसी का नंबर है, बस उन्होंने बताया उसको कि यहाँ। हम लोगों ने जब परिजनों ने जाके रिपोर्ट की थी, उसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया तो बच्चे से जो उसके लोग थे वहाँ पे हरिद्वार जहाँ पे वो नौकरी करने गया था वहाँ पे पूछताछ हुई। लेकिन हम लोगों की एक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि पहाड़ में रहने वाला बच्चा 22 साल का बच्चा जिसे कह रहे हैं कि उसकी लोकेशन बलरामपुर है, पुलिस कहती है वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है, पुलिस कहती है वो दिल्ली पहाड़गंज में है, पुलिस कहती है वो जयपुर में। पहाड़ के उच्च न्यायालय से मामला निस्तारित होने के बाद मंगल पड़ाव से ओके होटल तक 101 दुकान और भवन स्वामियों को 2 दिन के अंदर अतिक्रमण तोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। लोक निर्माण विभाग और नगर निगम द्वारा जारी किए गए नोटिस में 23 अगस्त तक अपने भवनों को खुद तोड़ने को कहा गया है। सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण करने को लेकर प्रशासन द्वारा अतिक्रमण चिन्हित किया गया था। इसके बाद भवन स्वामी उच्च न्यायालय गए, जहां मामले के निस्तारित होने के बाद जब प्रशासन ने 2 दिन के भीतर सभी 101 दुकानों को नोटिस जारी किया है। अगर 23 तारीख तक सभी दुकानों और भवनों को नहीं खाली कर तोड़ा गया तो प्रशासन बलपूर्वक भवनों को तोड़ेगा। वहीं गौरतलब है कि हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर सड़क के बीच से दोनों तरफ 12 मीटर चिन्हित कर तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई थी, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट में चला गया था। वहीं दुकान तोड़ने का नोटिस मिलने के बाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया। आक्रोशित व्यापारी नगर निगम पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशासन और नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं नरेंद्रनगर के पालिका रामलीला मैदान में ब्लॉक स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का मकसद बच्चों को कंप्यूटर के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का बेहतर ज्ञान देना था। इस ब्लॉक स्तरीय संगोष्ठी में विकास खंड के 50 स्कूलों से कक्षा 6 से
10 तक के 60 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। विज्ञान संगोष्ठी में बच्चों ने भाषण और लेखन में अपनी हुनर का प्रदर्शन किया। संगोष्ठी में छात्र छात्राएं बड़े उत्साहित नजर आए। बच्चों का ये भी कहना था कि उन्हें इस संगोष्ठी में एक दूसरे से भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। कार्यक्रम का उद्घाटन खंड शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा, विज्ञान समन्वयक अलख नारायण दुबे, अधिशासी अधिकारी बीना नेगी और थाना अध्यक्ष गोपाल दत्त भट्ट ने सरस्वती के चित्र का अनावरण और दीप प्रज्वलन के साथ किया। सर, औद्योगिकरण का चौथा चरण सारी दुनिया में इस समय चल रहा है और चौथे चरण में जो देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे होगा वही दुनिया में संपन्न, समृद्ध और विकसित राष्ट्र माना जाएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आज यहाँ प्रतियोगिता हुई। बड़ा अच्छा लगा बच्चों को देखकर। बच्चों ने एक से एक बढ़ के अपने ज्ञान को यहाँ स्पीच के माध्यम से प्रेजेंट किया और बहुत ही बेहतर तरीके से उन्होंने रिटन टेस्ट में भी परफॉर्म किया। तो देश की हमारी भावी पीढ़ी बहुत अच्छा इस क्षेत्र में करेगी, यही हम शिक्षकों की कोशिश है, यही हमारे देश की उपलब्धि होगी। विकासखंड स्तरीय नरेंद्र नगर में विज्ञान सेमिनार के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो है एक विज्ञान सेमिनार का आज जो टॉपिक था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था और इसमें जो है विभिन्न विद्यालयों से आए हुए 60 विद्यालय जो थे जिन्होंने यहाँ पर इसमें शिरकत की और उनके बच्चों ने आपस में जो है एक तो हमारी सबसे पहले लिखित परीक्षा हुई और उसके बाद जो है अपने वक्तव्य के द्वारा जो है बच्चों ने अपना 6 मिनट का एक स्पीच जो है बच्चों ने यहाँ पर प्रस्तुत करी, जिसके द्वारा जो है बच्चों को एआई के बारे में जो है बहुत सारी जानकारियाँ एक दूसरे से प्राप्त हुई। और ये जो है इस वक्त जो हमारा जो वर्तमान समय चल रहा है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है और ये सारी चीज़ें जो है जिस प्रकार से बच्चे एक दूसरे पे बढ़ चढ़कर, जिस तरह से बच्चों ने यहाँ पर जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पार्टिसिपेट किया अपने अपने प्रोग्राम्स में और अपने जो विचारों को आदान प्रदान किया वो बहुत ही अच्छा रहा और बच्चों ने इससे कुछ नया सीखा होगा। हम ये बिल्कुल बच्चों के ये वो करते हैं कि बच्चों ने इससे कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। ब्लॉक स्तर पर जो ये सेमिनार हुआ है यह एआई के विषय पर था और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इससे हमें यह सीखने को मिला किस तरीके से हम एआई टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी में भी आगे जा सकते हैं। साथ ही इससे हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ा और हमें हिम्मत मिली कि हम कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद। नैतिक पयाल कक्षा 9 राजकीय इंटर कॉलेज चाका। वहीं बीते दिनों नैनीताल हाईकोर्ट में सरकार द्वारा अक्टूबर माह में निकाय चुनाव कराए जाने की घोषणा की गई है। तारीख पर राज्य निर्वाचन आयोग ने रोक लगाते हुए सरकार को बड़ा झटका दिया है। यहां राज्य निर्वाचन आयोग के संयुक्त सचिव राहुल कुमार गोयल ने कहा कि बिना चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से पहले चुनाव होना संभव नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और कुछ नगर निकायों में सरकार की ओर से क्षेत्रों में बदलाव किया गया है, जिसको लेकर जल्द ही उन निकायों का सर्वे कराकर चुनावी तैयारियां कर ली जाएंगी। बताते चले यहां अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता में राज्य निर्वाचन आयोग के संयुक्त सचिव राहुल कुमार गोयल ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि निकाय चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उन्होंने बताया कि सभी 99 नगर निकायों में परमिशन का कार्य पूरा कर लिया गया है और 92 नगर निकायों में परमिशन का काम पूरा हो चुका है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा नैनीताल हाईकोर्ट में अक्टूबर की 25 तारीख तक चुनाव कराए जाने वाले बयान पर विराम लगाते हुए कहा कि जब तक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति नहीं होती तब तक चुनाव होना संभव नहीं है। कहना चाहूँगा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 99 निकायों के सापेक्ष वोटर लिस्ट तैयार करने का कार्य जो है और प्रकाशन इसका पूर्व में कर लिया गया था, लेकिन अभी हाल ही में गवर्नमेंट द्वारा जो है कुछ नए निगम बनाए गए हैं, जैसे अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा कुछ निकाय जो हैं उसको अपग्रेड किया गया है, कुछ निकायों में सीमा विस्तार किया गया है, कुछ निकायों में कुछ एरिया जो है पृथक किए गए हैं। तो चेंजेस आए हैं और इनकी अंतिम परिसीमन की जो अधिसूचनाएं हैं वो आयोग में प्राप्त होना प्रारंभ हो चुकी है।
जो एक एक्चुअल स्थिति ये है कि परिसीमन के लिए परिसीमन उपरांत जो है पुनरीक्षण का कार्यक्रम हमें चलाना होता है आयोग स्तर से, और ये कार्यक्रम जो है माननीय आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग के हस्ताक्षरों से ही जारी होता है, और एक संवैधानिक व्यवस्था है, और हमारे पंचायत और नगर पालिका एक्ट में भी इसका प्रावधान है कि ये इसमें संपूर्ण शक्तियाँ राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होती हैं। वहीं कोलकाता की घटना के विरोध में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गदरपुर के डॉक्टरों ने कार्य बहिष्कार करते हुए एक कैंडल मार्च निकाला है, जो गदरपुर के सरकारी अस्पताल से थाना परिसर पर जाकर समाप्त हुआ। इस मौके पर बोलते हुए वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अंजनी कुमार ने बताया कि गदरपुर में 24 घंटे का ओपीडी बहिष्कार रहेगा। सभी सेवाएं बंद कर दी गई हैं और ये बंद 24 घंटे के लिए किया जाएगा। इमरजेंसी और महिला प्रसव की सुविधा उपलब्ध रहेगी। वहीं महिला डॉक्टर अंजू गिरी ने बताया कि डॉक्टर को वैसे तो लोग भगवान का दर्जा देते हैं और डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध हुआ है। हम लोग इसका विरोध करते हैं और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं। डॉक्टर साहब, एक जघन्य अपराध हुआ है एक महिला डॉक्टर के साथ, और आप लोग भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गदरपुर में हर तरह का स्टाफ आपके साथ है, क्या कहना चाहिए? सर, मेरा सिर्फ एक ही सवाल है सरकार से। आज़ादी का 78वां दिवस हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, और ये 78 वर्षों में हम तक एक महिला कानून, एक प्रोटेक्शन कानून, एक मेडिकल प्रोटेक्शन बिल नहीं ला सके। हम कैसे हम सुरक्षा की भावना से अपनी ड्यूटी स्थल पे जाएंगे? महिलाएं जो रात में अकेली ड्यूटी करती हैं, एक महिला डॉक्टर रहती है, उनके साथ 2 महिला स्टाफ नर्स रहता है, यदा कदा हम भी रहते हैं, तो उनमें एक भावना सुरक्षा की रहती है। कब क्या दुर्घटना हो जाए। अब ये कलकत्ता का मामला ही ले लिए, इसमें उस बहन की क्या गलती थी? वो तो अपना 36 घंटे का ड्यूटी कर रही थी, और उसके साथ ये बहसीपना और इससे नृशंस हत्या हमने आज़ादी के बाद किसी डॉक्टर के साथ या किसी भी महिला के साथ तो ऐसा जघन्य अपराध हमने नहीं देखा है। तो इसकी नज़ीर बनाते हुए सरकार से हम ये दरख्वास्त करते हैं, ये आह्वान करते हैं अपने संघ के द्वारा कि वो ऐसी शक्ति प्रदर्शन करें कि इन्हें मजबूर होना पड़े कि एक ऐसा कानून बनाएं जिससे कि अपराधियों में भय का माहौल पैदा हो। इसे करने के पहले वो 1000 बार सोचें। डॉक्टर साहब, गदरपुर की बात करें तो हर तरह का स्टाफ आपके साथ है, विरोध प्रदर्शन किया है, कैंडल मार्च निकाला है मुख्य बाजार में, क्या कहना चाहेंगे कोलकाता की घटना के विरोध? कोलकाता की जो घटना है वो बहुत ही अपराधजनक है और बहुत ही शर्मनाक है। वो एक डॉक्टर होने से पहले एक महिला। तो चलिए फिलहाल के लिए अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।